Hello friends, welcome back to the channel. So let's continue Great and History. The chapter is the rise of nationalism in India. So we have already done the revolutionaries, the age of revolutionaries, the revolution of liberals. Now we will going to see how the Germany get unified. ये जर्मनी कैसे यूनिफाई हुई, कैसे जर्मनी बनी, दैट वी विल गोइंग टू डू द टॉपिक. एंड अगेन डियर स्टूडेंट्स, ये टॉपिक उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि हमारे बोर्ड एग्जाम्स इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये एक बहुत ही बड़ा PYB क्वेश्चन है, द मेकिंग ऑफ जर्मनी. ठीक है, बात हो रही है जर्मनी की, तो थोड़ा बहुत मैं आपको जर्मनी के बारे में बता दूं. इनफैक्ट आपने अपनी प्रीवियस क्लास में भी थोड़ा बहुत जर्मनी के बारे में पढ़ा है. हाँ बिल्कुल सही, नाजिज्म, हिटलर की कहानी. सो स्क्रीन में आपको एक GIF इमेजेस दिखाई दे रही है. दिस इज बर्लिन टावर. ये बर्लिन टावर है और ये दूसरा फोक्सवैगन. ठीक है, जैसे कि आपको पता है जर्मनी में V को फ बोला जाता है. ठीक है, तो ये फोक्सवैगन ऑटोमोबाइल की बहुत बड़ा ब्रांड जो कि हिटलर ने इंट्रोड्यूस करवाया था अपने इकोनॉमिस्ट से. सो यहाँ पे काफ़ी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली थी और आज भी बहुत फेमस अच्छा ब्रांड है. ठीक है, तो ये दो चीज़ें जर्मनी के लिए, एक बर्लिन टावर जो कि बर्लिन एक कैपिटल है जर्मनी की, और दूसरा यहाँ की ऑटोमोबाइल कंपनी जो है, ब्रांड जो है फोक्सवैगन. सो थोड़ा बहुत और जानेंगे जर्मनी के बारे में. जर्मनी की कैपिटल बर्लिन है और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज एज यूजुअल बर्लिन है. एरिया भी जो है आपका 3,57,340 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि 64th नंबर पे वर्ल्ड में आता है एरिया वाइज. और यहाँ पे जो सिटीजन्स और यू कैन से द पॉपुलेशन इज 80.77 मिलियन, 16 नंबर पे है. इंडिया से तो काफ़ी कम है, नो डाउट. और पॉपुलेशन डेंसिटी जो है 226 पर किलोमीटर स्क्वायर. फिर यहाँ का पर कैपिटा. करेंसी बहुत इंपॉर्टेंट, यूरो कंट्री है, यहाँ पे करेंसी है. और लार्जेस्ट टाउन यहाँ के कैपिटल सिटी बर्लिन और हैम्बर्ग. 1.69 मिलियन यहाँ पे लोग रहते हैं. ये दो फेमस सिटीज़ हैं यहाँ पे, टाउन्स है जर्मनी के. सो वेरी इंटरेस्टिंग. यहाँ की जो पार्लियामेंट पहले रिक्सटैग कहा जाता था इसको 1933 से 45 तक. उसके बाद इसका नाम चेंज हो गया पार्लियामेंट का, जिसका नाम बंदेस्टैग रखा गया. ठीक है, तो जैसे कि हमारे देश की पार्लियामेंट का नाम जो है संसद है, सिमिलरली यहाँ की भी पार्लियामेंट का नाम जो है वो बंदेस्टैग. तो हर एक कंट्री की पार्लियामेंट का नाम अलग अलग रखा जाता है. ठीक है, नाउ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी. ठीक है, अब हमारा टॉपिक है, ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी जो आप चाहे तो रिटेन कर सकते हैं, अपने आंसर्स में लिख सकते हैं, कोई भी लॉस नहीं होने वाला है. हाँ, टाइम मैनेजमेंट इज़ द बिग प्रॉब्लम, वो आपको लिख करना पड़ेगा अकॉर्डिंगली, तो वो तो करना ही है. तो मेन टॉपिक जो हमारा है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, दैट इज़ हियर. एक आपके बुक में NCERT में स्टार्ट कुछ इस तरह से हुआ है, कैन आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ द नेशन. क्या एक आर्मी एक नेशन बना सकती है? हाँ बिल्कुल बना सकती है. उससे पहले ज़रा ध्यान देंगे यहाँ पे जर्मनी के मैप में, जो कि जर्मनी एज सच कोई कंट्री नहीं थी. इट्स वॉज टोटली डिवाइडेड, छोटे छोटे कॉन्फेडरेशंस में डिवाइडेड थी. इट वॉज टोटली 39 कॉन्फेडरेशन थे जर्मनी के, यानी छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइडेड थी, और प्रशिया हुआ करता था. ठीक है, तो आप मैप में देख सकते हो ये किस तरह से ये यूनिफाई होगा. यहाँ से ये पूरा इसको जोड़ा जाएगा, तो दैट वी विल गोइंग टू सी. ठीक है, किंगडम ऑफ प्रशिया होगा. 1871 तक ये पूरा ऑक्यूपाई कर लिया था, दैट वी विल गोइंग टू सी. उससे पहले थोड़ा सा रिकैप करना बहुत ज़रूरी है. क्या है रिकैप? रिकैप ये है कि 1848, इससे पहले हमने पढ़ा 1848 से ही शुरुआत हो चुकी थी जर्मनी को यूनिफाई करने की. बट जर्मनी को यूनिफाई करा किसने? जर्मनी को यूनिफाई करने वाले कंजर्वेटिव्स थे,
जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना, कंजर्वेटिव्स यानी मोनार्क देमसेल्व्स। क्यों ऐसी नौबत क्यों आई? एज यू आर अवेयर 1848 दौर था रेवोल्यूशंस का, ये लिबरल रेवोल्यूशनरीज बैठ ही नहीं रहे थे। ठीक है, फ्रांस में एक चीज़ हुई, वहाँ पे रेवोल्यूशंस हो रहे थे बार बार, और उससे काफ़ी इंस्पायर्ड हो रहे थे बाकी यूरोप के नेशंस। एज ड्यूक मेटरनिच ने कहा था कि व्हेन फ्रांस sneezes द होल यूरोप गेट्स कोल्ड। ठीक है, तो वही बात थी, जो फ्रांस में हो रहा था वही वहाँ होने लगा था। अब वहाँ पे फ्रांस में जब कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की आई, ठीक है, मोनार्क को हटाया भी गया, और सिमिलरली यहाँ पर भी क्या किया गया, यहाँ पर भी कंजर्वेटिव्स को जो है यहाँ पे भी कंजर्वेटिव्स ने जो है थाम लिया कि हम यहाँ पे जोड़ेंगे, क्योंकि लिबरल रेवोल्यूशनरीज बैठ नहीं रहे थे। उनको क्या चाहिए था? उनको चाहिए था कि पूरे जर्मनी को यूनिफाई कर दे, और कंजर्वेटिव्स ने सोचा कि जर्मनी यूनिफाई करने की बात हो रही है, कोई बात नहीं, कर देंगे, और हम जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क लेके आएंगे, यानी पावर अभी भी हमारे पास रहेगी, इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, बनवा देंगे, कोई बात नहीं। क्योंकि देखो हो क्या रहा था कि यहाँ पर भी जर्मनी की अगर हम बात करें, और कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी से रिलेटेड, तो हम थोड़ा 1848 से शुरू करेंगे। रोल ऑफ फ्रैंकफर्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन द मेन सिटी ऑफ जर्मनी। यहाँ पे जो लोग गैदर हुए थे, लिबरल रेवोल्यूशनरीज गैदर हुए, इन लोगों ने ऑल जो है नेशनल जर्मन असेंबली बनाई थी। ठीक है, नेशनल जर्मन असेंबली बनाई, फिर वो प्रपोजल जाके उन लोगों ने राजा को दिया, फ्रेडरिक विल्हेम फोर, ये हैं फ्रेडरिक विल्हेम फोर को प्रेजेंट करा, लेकिन इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। इन्होंने इनके जो ये इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बनाना चाहिए, जो पावर्स अपने आप में ज़्यादा रखना चाह रहे थे, वो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, और इनके मूवमेंट को रिप्रेस कर दिया। किसने? अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मोनार्क यानी कंजर्वेटिव्स खुद, मिलिट्री, ध्यान देना, मिलिट्री, और जंकर्स अगेन अ PYB क्वेश्चन है ये। लार्ज लैंडलॉर्ड्स होते थे प्रशिया के जो बड़े बड़े जो जमींदार थे, उनको कहा जाता था। तो जंकर्स, मोनार्क और मिलिट्री ने मिलके इन लिबरल रेवोल्यूशनरीज को कुचल दिया। कुचलना मतलब कि सप्रेस कर दिया, आगे नहीं आने दिया। इनकी जो चाह थी कि एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहेंगे, फ्रांस की तरह रिपब्लिक बनाएंगे जर्मनी को, बट वैसा कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की की बात की गई, बोला कि राजा साइमल्टेनियसली रहेगा, लेकिन फ्रेडरिक विल्हेम ने इसको भी रिजेक्ट कर दिया। अचानक से पावर जा रही थी भाई, वो कैसे मान जाते? विल्हेम फोर जो थे उनको रिजेक्ट कर दिया। तो ये तो एक फेल्ड मूवमेंट रहा 1848 का, तो ये इतना सक्सेसफुल नहीं रहा। लेकिन जो पॉइंट जो ध्यान रखने वाला ये है कि कंजर्वेटिव्स को अब समझ आ रहा था, राजा को ये समझ आ रहा था कि ये लिबरल रेवोल्यूशनरीज थमने वाले नहीं है। ये जो प्रोसेस है ना, बार बार ये जो साइकिल चलता रहा है, रेवोल्यूशन होगा तो सप्रेशन होगा, फिर रेवोल्यूशन होगा, फिर सप्रेशन होगा, ये जो फ्रांस में ज़्यादातर हो रहा था, तो बोला कि ऐसे तो कुछ चीज़ें चलने वाली नहीं है, तो क्यों ना थोड़ा बहुत कंसेशन दे दिया जाए, मान लिया जाए इनकी बात को। तो तब जाके कहीं जर्मनी में भी फ्यूडल प्रिविलेजेस को ख़त्म किया गया। ठीक है, फिर उन्होंने बोला कि वी विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनिफाई द जर्मनी। ठीक है, बड़े कुछ ही स्टेट्स थे ऐसे जिन्होंने ये जिम्मा उठाया था, जहाँ पे राजा खुद कंट्री यूनिफाई कर रहे थे। नेशनलिज्म का दौर था, चल ही रहा था, नेशन स्टेट बनाने की सब कोशिश कर रहे थे लिबरल रेवोल्यूशनरीज जो थे। ठीक है, फ्रांस के बाद सभी जगह पूरे यूरोप में एक ट्रेंड काइंड ऑफ चल रहा है, जैसे अभी चलता है ना ट्रेंडिंग एंड ऑल, तो वैसे ही यहाँ पे भी कुछ जैसे ही चल रहा था कि हर एक यूरोपियन कंट्री चाहती थी कि वो आज़ाद हो जाए। ठीक है, नेशनलिज्म की भावना, कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस जा रही थी, तो चाहते थे कि वैसा बने। ठीक है, तो इक्वालिटी, लिबर्टी, इन सब की बात की जा रही थी। तो इसी चक्कर में तो थोड़ा बहुत यहाँ फ्रेडरिक विल्हेम फोर ने इनिशिएटिव लिया और उन्होंने बोला कि हम जर्मनी को जोड़ेंगे। ठीक है, ही वॉज द किंग एम्परर ऑफ दिस प्रशिया एट दैट टाइम, तो ही टेकन द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू यूनिफाई द Germany, but he had given this responsibility
टू द आर्मी। ठीक है, अब आर्मी ने जोड़ा, आर्मी ने जो है रिप्रेस करा था इन लोगों के 1848 के फेल्ड मूवमेंट को। अब ये चाहते थे कि कोई आर्मी ही जो है जर्मनी को यूनिफाई करे। ये जितने भी 39 कॉन्फेडरेसीज हैं इन सबको जोड़े प्रशिया के साथ। ठीक है, तो इन्होंने देखो उस टाइम पे ये जो डेमोक्रेसी रिपब्लिक से कहीं अब मतलब वो लिबरल जो नेशनलिस्ट थे वो रिमूव्ड अवे फ्रॉम डेमोक्रेसी एंड रिपब्लिक टू कंजर्वेटिव रिजाइम्स। अब ये डेमोक्रेसी रिपब्लिक जो थे वो दूर की बात है, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की हो जाए वो भी बड़ी बात थी इन लोगों के लिए। तो ये इस टाइम का वो ट्रेंड वहाँ पे ये सब सिनारियो चल रहा था। ठीक है, तो डेमोक्रेसी रिपब्लिक के अब कंजर्वेटिव्स ने जो है ये टाइम संभाला था। ठीक है, नाउ अब प्रशिया ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली भाई यूनिफाई करने की जर्मनी को, और इसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी फ्रेडरिक विल्हेम, वो तो उनकी फिर बाद में डेथ हो गई थी, फिर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी उन्होंने ऑटो वन बिस्मार्क को। ऑटो वन बिस्मार्क जी, ये जो आप पिक्चर में देख रहे हैं, हैट अपना निकाल रहे हैं और डाल रहे हैं, ये ही ऑटो वन बिस्मार्क है। ही वॉज एक्चुअली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द प्रशिया। ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ प्रशिया। ये प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे प्रशिया के। तो राजा ने बोला भाई तुम संभालो, तुम्हें यूनिफाई करना है जर्मनी को और तुम करके दो। तो आर्की देखो एक क्वेश्चन आता है अगेन, PYB क्वेश्चन, एक MCQ क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर, हु वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑटो वन बिस्मार्क। सो इन्होंने ना 1864 से 1871 तक ऑलमोस्ट 7 ईयर्स तक वॉर लड़ी। 7 ईयर वॉर का ये मतलब नहीं है कि कॉन्टिन्यूटी में लड़ते रहे 7 साल तक लड़ाई, नो नॉट एट ऑल माय डियर किड्स। It was only and only 3 wars were fought between these 7 years. So all in all we can say that he took 7 years to unify the Germany, right? So 3 wars हुई 7 years में, ऑस्ट्रिया के साथ, डेनमार्क के साथ एंड देन फ्रांस के साथ। तीनों ही वॉर में प्रशिया को मिल गई विक्ट्री। ऑटो वन बिस्मार्क अपने जो उन्होंने कमिटमेंट किया था वो फुलफिल करा। और फिर 1871 में होती है प्रोक्लेमेशन। प्रोक्लेमेशन होता है अनाउंसमेंट, और अनाउंसमेंट होते ही यहाँ पे क्योंकि फ्रेडरिक विल्हेम IV की डेथ हो चुकी थी, तो उनके बाद प्रशिया के जो किंग थे वो बने केसर विलियम I जो बने थे, इन्हें बना दिया गया जर्मनी का एम्परर। और ये सारी सेरेमनी पैलेस ऑफ वर्से में हुई। ठीक है, पैलेस ऑफ वर्से में ये R साइलेंट होता है, यहाँ पे LB साइलेंट होता है। सो वर्से जो है ये फ्रांस में एक जगह है। ठीक है, क्योंकि फ्रांस जो है प्रशिया जर्मनी के अंडर आ चुका था, तो यहाँ पे वर्से में पैलेस ऑफ वर्से जो कि बेहद खूबसूरत पैलेस है, और वहाँ पे ये सेरेमनी होती है और इन्हें जो है राजा एम्परर घोषित कर दिया जाता है, अनाउंस प्रोक्लेम्ड किया जाता है किन्हें, केसर विलियम I, जिनकी आप पिक्चर स्क्रीन में इस वक्त देख रहे हैं। एंड साइमल्टेनियसली साथ ही साथ फर्स्ट चांसलर ऑफ द जर्मन एम्पायर कंसिडर कर दिया जाता है, अनाउंस कर दिया जाता है ऑटो वन बिस्मार्क। मिलना भी चाहिए, ही वॉज द मेन रोल देयर, है ना। सो ये तो प्रोक्लेमेशन की कहानी थी। अब क्या हुआ, बात मेन ये है, द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस इन जर्मनी हैड डेमोन्स्ट्रेटेड द डोमिनेंस ऑफ द प्रशियन स्टेट पावर। जिस तरह ने प्रशिया को अपना बनाया, मतलब प्रशिया में इतने मेजर्स प्रैक्टिसेस लाए जो एक्चुअली पूरा मॉडल एक एग्जाम्पलरी बन गया पूरे यूरोपियन नेशन के लिए। क्या क्या इन्होंने करेंसी में चेंजेस लाए, बैंकिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, लीगल सिस्टम में चेंजेस लाए, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम में इन्होंने इतने सारे चेंजेस लेके आए। तो प्रशिया जो है अपने मेजर्स और प्रैक्टिसेस यानी रिफॉर्म्स के लिए जर्मनी में काफ़ी जाना गया, लोगों ने अप्रिशिएट किया, एक्सेप्ट करा। नॉट ओनली जर्मनी, पूरे यूरोपियन नेशन के लिए इट वॉज एन एग्जाम्पलरी, एक एग्जाम्पल की तरह काम आए। सो
कर दिया जी हमने यूनिफाइड जर्मनी को, मेकिंग भी हो गई, मिलके रह रहे थे सब लोग। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसमें से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कौन से आएंगे। इसमें से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, 2 क्वेश्चन आएंगे, एक तो 3 क्वेश्चंस इन फैक्ट। हु वर द जंकर्स, देन who was the architect of the process of unification of Germany, then explain the unification of Germany. So अब बात ये कि लिखना कैसे है। देखो 5 मार्क का क्वेश्चन आता है। सबसे पहले हमने एक हेडिंग डालनी है, रोल ऑफ फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। थोड़ा सा एलैबोरेट करके लिखेंगे, इसके कीवर्ड्स भी मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, जिसमें हम जिक्र करेंगे 1831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने मिलके यहाँ की नेशनल जर्मन असेंबली बनाई, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, वो पूरा एलैबोरेट करेंगे। सेंट पॉल चर्च में गैदर हुए थे। फिर रोल ऑफ ऑटो वन बिस्मार्क, वो कौन थे, क्या किया उन्होंने, 7 ईयर वॉर, ही वॉज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ द प्रशिया, ठीक है। ये सारा आप यहाँ पे लिखेंगे। देन द थर्ड सेगमेंट विल बी द प्रोक्लेमेशन। इसका आंसर कुछ इस तरह से जाएगा, प्रोक्लेमेशन हुआ यहाँ पे, ठीक है। फिर लास्ट पार्ट है इसका रिफॉर्म्स। इस तरह से आप, जिसमें इनकी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज आ जाएंगी, फ्रेडरिक विल्हेम 4 का रोल आएगा। देन देयर वर द रोल ऑफ दिस पर्सनालिटी विलियम, केसर विलियम 1, देन ऑटो वन बिस्मार्क। तो ये इनके नाम तो ज़रूर लिखने हैं। एंड देन वी हैड दिस ऑटो वन बिस्मार्क। तो इस तरह से आपका आंसर पूरा फ्रेम होगा, एलैबोरेट करके थोड़ा सा आपने इसको लिखना है। आई होप यू आर एबल टू गेट इट। ऑटो वन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, रोल ऑफ ऑटो वन बिस्मार्क, ठीक है। तो stay tuned for the next video where we talk about the unification of Italy, ठीक है। thank you and have a nice day. Stay tuned and keep liking, keep subscribe and keep see update with my videos in this channel. Thank you and have a nice day.